बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सनी। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था, उसी तनाजुर में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मुलाकात हुई, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में एक बार फिर फुल कोर्ट इजलास हुआ और वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से खत लिखा गया था, इसके तनासुर पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको डॉक्टर साहब, आज जो है वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था, उस पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐलान किया है उन्होंने, और इसके बारे में जो उससे पहले ज़ाहिर मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, उनके साथ वज़ीर कानून भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे, उनकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब से, और वहाँ पर भी मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब के साथ भी कोई जज साहबान थे। तो अब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा जी कल काबीना का इजलास होगा और काबीना के इजलास में इसको हम एक नेक नाम जो हैं उनके रिटायर्ड जज के अंडर जो है वो एक कमीशन बनाएंगे जो कि तहकीकात करेगा सारे मामलात की। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा इजलास हुआ है, और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अब तक कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलामिया नहीं आया। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो इलामिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस बात पे राज़ी है जो बात शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कही गई है उनसे। अच्छा, इसमें तनाज़े भी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते रहे कि क्या शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, वो लेकिन आखिर में अब देखना ये है कि इसमें क्या होता है। कुछ लोग कह रहे हैं पहले गिलानी साहब भी मिले जाके, पहले खान साहब की मुलाकात भी हुई है साकिर निसार साहब से। तो वो इशू इस वक्त ये है कि ये जो उसको छोड़ दें जो हुआ, पहले मुलाकातें हुई नहीं हुई। इशू ये है कि इसके ऊपर कमीशन बनता है, उसको कमीशन को मुस्तरद कर दिया, रिटायर्ड जज के अंडर कमीशन को तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया। अब ये इशू एक ऐसा है जो बड़ा हसास इशू है, और इसके ऊपर जो है वो मतलब है कि पहले ही पोलराइजेशन है। ये तो पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन थी ना, लेकिन अब ये ज़ाहिर है कि अदारे हैं हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम अदारे हैं मुल्क के, तो वो अब ये, और मैंने पहले भी बात की थी और कल भी बात की थी, दोबारा आज कर रहा हूँ कि इसमें तमाम सियासी जमातें पीछे बैठ के, जो पॉलिटिशियंस हैं वो पीछे आराम से बैठ के इसको एक इंजॉय करेंगे, और कर रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि सब ने माजी में कहीं ना कहीं जो है वो मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई मसला रहा है, तो वो इस वक्त वो कहते हैं कि जो होना है इसको करें। वो कह रहे 2018 से करें, कोई कह रहा है 14 से करें, कोई कह रहा है 20 से करें, कोई, तो वो पीछे हैं। ठीक है, और इसी दौरान जो है वो हुकूमत, जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब, मैंने आपसे कहा ना कि हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के इश्यूज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो इस वक्त हम कर रहे हैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ इशूज़ हैं। हमारे इशू है मईशत, ठीक है, और मईशत के ऊपर आज जो है वो ये फैसला हुआ है कि ₹2.75 फ़ी यूनिट बिजली महंगी हो गई, और अभी ₹5 और होगी बजट से पहले। बजट से पहले ₹5 और होगी ये बिजली जो है। अच्छा, और ₹5 फ़ी यूनिट, ये फैसला भी आना है चंद दिनों में। अच्छा, और इससे जो है अभी जो फैसला हुआ है, इससे 85 अरब रुपए का बोझ अवाम पे पड़ेगा, और मुझे नहीं पता कि क्या बना उसका, वो जो एलीट कैप्चर और वो जो सारी बातें हुई थी उसका। मैं 2 दिन पहले इस पे इजहार कर चुका हूँ अपना कि मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल है। हमारी दुआएं कि ऐसा हो, लेकिन अभी इस वक्त ये नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि जो ये सेटअप है पूरा, शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हैं, ठीक है, बाकी वज़रा जो हैं उसमें मोहसिन नकवी साहब आपको फ़ाल नज़र आ रहे हैं, और बाकी वज़रा हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ाल नज़र नहीं। मतलब है कि कैबिनेट ही शायद छोटी है या क्या है, इश्यूज़ हैं, लेकिन ये है कि वो कम आ रहे हैं, और वो ज़ाहिर बात भी कम हो रही है। अच्छा, जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो खामोश है सियासी जमातों की, और बाकी जो हैं वो भी बहुत मुताहत हैं बात करते हुए, क्योंकि वो जो भी बात करते हैं तो उस बात में फिर कोई मतलब, देखें ना, अब ये जो दलील है कि जी ये 2018 में भी हुआ, तो 2018 से कहें तो वो तहकीकात करेंगे, मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू है,
या वो अच्छा उनका ये है कि 2000 वहाँ से करें, तो फिर आप मियाँ साहब के मामलात कैसे करें, वहाँ से शुरू करें, वहाँ से शुरू करें। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि कैसे कहाँ से शुरू किया जाएगा किस्सा। और ये एक बड़ा अजब सा मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें, जब कोई भी चीज़ तूल पकड़ जाती है ना, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई मुख्तलिफ आरा हैं, एक राय नहीं है, वरना फ़ौरन सवाल उसका जो है वो फैसला सामने आ जाता है। दूसरी एक बात यह है कि क्राइसिस टू क्राइसिस क्रिएट हो रहा है अंदरूनी तौर पे, क्राइसिस टू क्राइसिस। अगर आप पिछले एक हफ्ते को देखें, हफ्ता 10 दिन देखें, तो सिक्योरिटी के आपको मामलात बहुत अचानक आपको पता चलता है कि जनाब एक ही दिन में 3-4 अटैक्स होते हैं, और बड़े उसमें इंसानी जाने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जाते हैं, जाने जाती हैं, कुछ वो दहशतगर्द को मार देते हैं। लेकिन यह है कि फिर एक ये इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज अजब सा जाता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसके बाद जो है वो मामला ख़त्म होता है, तो आपके सामने दूसरी स्टोरी आती है आहद चीमा साहब की। वो आहद चीमा साहब की स्टोरी जो है वो कोई 48 से 72 घंटे चलती है, फिर उसका क्या अंजाम होता है, फिर वो निकल जाती है, बहस से निकल जाती है, क्योंकि उससे बड़ी स्टोरी आ जाती है, और उससे बड़ी स्टोरी जो है वो जजिस की आ जाती है। अच्छा, ये इसको आप जो भी करें, ये बरिड अलाइव स्टोरीज़ हैं, ये स्टोरीज़ बरिड अलाइव, जो मैं कहता हूँ ना कि इश्यूज़ ख़त्म नहीं हुए, वो मतलब कारपेट के नीचे पड़े हैं, पक रहे हैं, वो किस वक्त बाहर की शक्ल में आते हैं। और ये इंतहाई एक अजीब सी बात है कि जिस वक्त मुकम्मल फोकस होना चाहिए था हमारा बहैसियत कौम मईशत पे, और जो खारजा पॉलिसी उस पे, और जो ये जो तबकात जो बुरी तरह। अच्छा, इसमें आने वाले दिनों में मैं एक बात बताऊं, इस तरह से होने जा रहा है गालिबन कि जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग यानी जो एलीट है, वो एलीट से एलीट होती जाएगी, वो एलीट से एलीट होते मज़ीद, जिसके पास बहुत पैसे हैं उसके पास मज़ीद पैसे आ जाएंगे, जिसके पास मज़ीद पैसे हैं वो मज़ीद और पैसे आ जाएंगे। ठीक है, एक तो ये होगा, तो जो एलीट क्लास है उसका फ़ायदा होगा, जो गुरबा हैं, गरीब हैं, उनका भी फ़ायदा होगा। मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि गरीब जो है वो पहले तो गरीब की डेफिनेशन हमें देखनी होगी ना, गरीब कौन है, उसका भी फ़ायदा होगा। अगर कोई नान बना रहा है, बड़ा अच्छा काम है, लेकिन एक हम उसको गरीब भी कहेंगे ना, तो वो अगर वो तनूर चल रहा है उसका, तो तनूर चल रहा है, तो रोटियां उसका भी फ़ायदा हो रहा है। और इसमें तो गरीब का भी फ़ायदा होगा और अमीर तरीन क्लास का भी फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि जो मिडिल क्लास है वो तहलील हो रही है, मिडिल क्लास तहलील हो रही है। देखिए, मिडिल क्लास वो सफ़ेद पोश तबका है जो किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैला सकता, और जिसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है कि मैं किसी से उधार लेके बिजली का बिल दूँ, मैं किसी से उधार लेके कोई रिश्ता कराऊँ किसी का, मैं उधार लेके कोई मतलब वो उधार के चक्कर में आप ये देखें जो सोशल अनरेस्ट फैल रहा है, देखें ना, ख़ुदकुशियाँ, लड़ाइयाँ, ये उसका कत्ल हो गया, उसने मार दिया, ये सोशल अनरेस्ट के ये सिम्टम्स होते हैं। तो अमीर 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 से अमीर तर, और गरीबों का फ़ायदा क्यों है ही गरीब भाई, गरीब सफ़ेद वो तो देखिए ना, वो एक सफ़ेद पोश तबका वो है जो अपने आप को रखता है कि हम बड़ी इज्जत से बड़े तरीके से रहते हैं, और मतलब शो करता है अपने आप को कि हम बड़े रवायात, वो कुचला जा रहा है। हम कोई गलत काम भी नहीं करेंगे, हम बच्चों को अपने ऐसे पढ़ाएंगे, हम आगे लेके, तो वो कुचला जा रहा है इसमें। वो चूँकि तहलील हो रहा है, तो उसके नतीजे में गरीब जो है वो, और उधर से अभी की ये सूरत हाल है, इसको हमने ठीक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी माशरे में जो फ़ाल तबकात होते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली जहाँ रवायात होती हैं, जहाँ पे ये बताया जाता है कि नहीं, अब मिसाल के तौर पे खूंटा अगर नहीं लगाएंगे तो बिजली का बिल देंगे, और वो भी ये हो गया, तो वो आएगा बिजली वाला, वो कहेगा भाई मैं लगा जाता हूँ, क्योंकि बिजली चोरी पे तो अभी कुछ नहीं हो रहा ना, तो पहले बढ़ गए, तो कहेंगे मैं लगा जाता हूँ, क्या आपको क्या ज़रूरत है, देखें ना क्या हो रहा है पूरे मुल्क में, छोड़ें आप क्या, तो वो लगा जाएगा। तो ये चीज़ें अब कैसे ठीक होती हैं आने वाले दिनों में, ये एक बड़ा इम्तहान है बहैसियत कौम।
और मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ कि क्राइसिस टू क्राइसिस डेवलप हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि एक मामला जैसे सिक्योरिटी का मामला, अब सिक्योरिटी का मामला वो ख़त्म नहीं हुआ, वो मौजूद है अपनी जगह थ्रेट्स, लेकिन अब सब हम लग गए हैं इसके पीछे जो अदालत में बड़ा बड़ा बहरान खड़ा हो रहा है ना, क्या है दोनों सूरतों में। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि मैंने एहतजाज करना है, हुकूमत क्या उनको रोकेगी, क्या करेगी, क्या हिकमत अमली होगी, कैसे, तो वो सारा मामला अपनी जगह है। और दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, मईशत जो है उसमें तो एलिट कैप्चर और ये सारी बात हुई थी, तो वो तो अभी तक हमें नहीं सामने, ये पहले खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो ये कि अब ये मामलात आगे कैसे बढ़ते हैं अब ये देखना है। लेकिन ये क्राइसिस टू क्राइसिस का जो लफ्ज़ है ना, क्राइसिस टू क्राइसिस, कि हर रोज़ एक मामला आता है, हर रोज़ आपके सामने एक खबर आती है और पहले वाली खबर गायब हो जाती है, दूसरी बहस शुरू हो जाती है, कल कुछ और होगा, उसके बाद एक दिन बाद कुछ और होगा, फिर वाक़यात, फिर वो पुराना। तो ये स्टेबिलिटी नहीं आ रही इसमें, इसको स्टेबल करने की ज़रूरत है, इस पूरे सेटअप को या अरेंजमेंट को या हुकूमत को या जो भी कहें निज़ाम को, क्योंकि ये चल नहीं, ये मतलब एक जगह चौक हो गई ये चीज़ें। अब इसमें हम क्या, तब इट कैन गो आइदर वे, इधर जाएगा तो भी उसको नहीं माना जाएगा, इधर जाएगा तो भी, दोनों सूरतों में बहस छिड़ जाएगी, जो कि मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है, रियासत के लिए कि तमाशा एक बना हुआ है। तो लेकिन ये कि बहरहाल एक इशू सीरियस है, तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हिकमत अमली आती है, हुकूमत जो ऐलान करती है उसके ऊपर क्या राज़ी हो जाती हैं सारी जमातें, कि वकला राज़ी सारे हो जाते हैं, बार एसोसिएशन राज़ी हो जाती हैं, सियासी जमातों का क्या मौक़िफ़ होता है, जजेस के अंदर क्या मौक़िफ़ होता है अदालतों के अंदर। तो ये एक बात देखनी है, और ये अब मेरा ख़्याल से ये अब कोई वाज़ेह हमारे सामने चीज़ है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि ये एक सोसाइटी में फ़ाल तबक़ात आपके जो है ना, बहुत फ़ाल तबक़ात, कि वो होते हैं हमेशा जो सफ़ेद पोश होते हैं, और वो बड़े आम होते हैं माशरे में, बहुत आम होते हैं। ये सारा बोझ अगर आप उन पर डाल देंगे तो वो फ़ाल तबक़ात जो हैं वो फिर गुर्बत की तरफ जाके और कहेंगे भाई अब छोड़ो, अब इसी में ये काम करो और इसमें जो भी करना है, या जराइम की तरफ जाए, जराइम बढ़ जाते हैं सोसाइटी में, या फिर गुर्बत बढ़ जाती है। तो क्योंकि वो कहते हैं यार छोड़ दो, ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, जाके तनूर लगाते हैं, सब्ज़ी कम से कम पैसा तो आएगा ना, तो वो तनूर लगा लेते हैं, पैसा कमाना शुरू हो जाता है। तो वो जो एक इशू है ना, वो देखना है कि सोसाइटी में आपकी जो मिडिल क्लास के एग्जिस्ट कर पाती है इस पूरे अरसे में, या वो आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो रही है। क्योंकि जब इतने बिजली के बिल और गैस के बिल और किराए और पेट्रोल और ये सारा, तो इसके नतीजे में वो उस क्लास की फ़िक्र किसको है, क्योंकि उस क्लास की नुमाइंदगी नहीं है कहीं, वो जो क्लास है मिडिल क्लास, उसकी कहीं नुमाइंदगी नहीं, उसकी कहीं आवाज़ नहीं है कि वो क्या चाह रही है। ठीक है, मतलब उसने उसको कत्ल कर दिया, खबर आ गई, अच्छा जी ये हो गया, बस उसको एक मिनट एक दिन की खबर चली, बच्चे मार दिए, किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने कुछ कर दिया, वो आगे निकल पड़े। और करप्शन जो है वो लीगलाइज, एक तरह से लीगलाइज ही हो गई ना। जब आप बिजली चोरी पे आप पहले हाथ डालें तो फिर उसके बाद आप वहाँ से जाएं, लेकिन पहले आपने सीधा उधर बिजली बढ़ा दी, फिर आप कह रहे हैं बिजली चोरी बाद में पकड़ेंगे हम। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पलट के वापस आएँ, तो वापस आने के बाद जो है वो पता चले कि वो लोग ही ना हो कि जिनको आपने मतलब आगे लेके जाना है। तो उस क्लास का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा एनीवे, अब आते हैं ज़रा कि मैं खत्ते में जो ऐसे जो कुछ हो रहा है ना, इससे हमारी लाताल्लुकी भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला है कि बहुत प्रोएक्टिव इस वक्त रियासतें और हुकूमतें जो हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अपने अपने जो लोग हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं अपने अपने कामों में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये नहीं कि ये मेरा पसंदीदा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने कामों में, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों ने इस वक्त टीम्स को उतारा हुआ है। दुनिया इस जगह पे खड़ी है, तो उसमें ये नहीं होता ये उसका है, ये उसका पसंदीदा है, नापसंदीदा है, ये अच्छा नहीं था, वो नहीं था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, अब जैसे इन हालात में औरंगज़ेब साहब आए तो लोग नहीं जानते थे, उन्होंने बात की तो लगा कि औरंगज़ेब जो हैं ये वज़ीर ख़जाना जो हैं ये मुनासिब, अब अक्रॉस द बोर्ड देखें आप, तारीफ़ हुई है उनकी, औरंगज़ेब जो वज़ीर ख़जाना है, और कि वो जो कर रहे हैं वो लोग जानते भी नहीं थे उनको, बहुत से लोग। और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने कहा नहीं यार बात कर रहा है बंदा, वो ठीक बात कर रहा है, हमें समझ में आ रही है उसकी बात। लेकिन यह है कि बाकी फिर जो कुछ हो रहा है इर्द गिर्द, उसमें क्या औरंगज़ेब साहब की अपना जो काम है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बाकी सब जो हैं वो किसी और तरफ लगे। तो औरंगज़ेब साहब वजारत ख़जाना में क्या हो रहा है तो वो कहेंगे भाई एक मिनट ये क्या मसला है, मैं तो यहाँ पर काबीना का इजलास होना है, वो नहीं हो रहा, क्या चक्कर है। तो मतलब और बहुत सारे मामला हैं।
तो ये देखते हैं कि इससे कैसे ये सिस्टम आगे निकलता है और कैसे आगे बढ़ता है। अच्छा, एक डॉक्टर हैं और वो जो हैं वो डॉक्टर एनिले, उनका नाम है डॉक्टर एनिले शेनेल, ठीक है। अच्छा, ये जो हैं ये मैं इस तरह से अगर कहूँ शीलाइन, ठीक है ना, एनिले शीलाइन। अच्छा, ये इनकी 38 साला एज की खातून है, 38 ईयर्स ओल्ड हैं ये। और ये जो हैं ये इन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया है 2018 में, और इनका बहुत वक्त गुजरा है अरब ममालिक के अंदर। इनका जो पूरा थीसिस है वही अरब ममालिक के अंदर जो इंसानी हकूक़ के इश्यूज़ हैं, जो जमहूरियत के इश्यूज़ हैं, जो वहाँ पे गवर्नेंस किस तरह से होती है, वो उनका थीसिस। तो बहुत अरसा इन्होंने अरब ममालिक में गुजारा, अरबी भी बोलती हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक इंटेलेक्चुअल हैं। फिर ये वापस जब थीसिस इनका कंप्लीट हो गया तो ये पोस्ट डॉक्टरल फेलो बन गई कई जगहों पे, कई थिंक टैंक्स वगैरह में वाबस्ता हो गई। फिर स्टेट डिपार्टमेंट में चली गई और स्टेट डिपार्टमेंट में ये बड़ी एक्टिव रही इन दिनों, क्योंकि मशरिक़ वस्ता डिस्कस हो रहा था। तो ये रिज़ाइन कर गई। ये दूसरा, और इन्होंने रिज़ाइन किस तरह से किया कि CNN के अंदर इनका पूरा एक इन्होंने जो सेकंड स्लाइड है, वाई एम रिज़ाइनिंग फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट। अच्छा, अब इन्होंने पूरा वो कह रही है रिज़ाइनिंग पब्लिकली, आई एम सैडन्ड बाय द नॉलेज आई लाइकली टू फोरक्लोज अ फ्यूचर। अच्छा, वो कहती हैं कि मैंने 2 साल के मैं कॉन्ट्रैक्ट पे थी और मैं लंबा चाहती थी कि रहूं स्टेट डिपार्टमेंट, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा है और जो कुछ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है उसमें, और फिर एक इसमें जब ये अपना रिज़ाइन कर रही हैं तो कहती हैं कि मेरी 2 साल की बेटी है, ठीक है, और 2 साल की मेरी बेटी है, और वो जब चंद सालों के बाद मुझसे पूछेगी कि ये जो गज़ा में हो रहा था, तो क्या आप अपनी माँ से पूछेगी कि आप क्या उस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट में होती थी जब ये कत्लेआम हो रहा था वहाँ पे। तो मैं अपनी बेटी को ये बताना चाहूँगी उस वक्त कि नहीं, जब ये कत्लेआम हो रहा था तो मैं उस वक्त इस्तीफ़ा दे गई थी। तो मैं अपनी बेटी को ये बताना चाह रही थी। तो ये जो है ये फिर उसके बाद गार्डियन में जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट फर्स्ट स्लाइड में दिखाएं कि ऑफिशियल डेजिग्नेशन हाईलाइट्स रिफ्ट्स कि अमेरिका की जो गज़ा पॉलिसी है उसमें बड़े पैमाने पे जो ये बड़ी ख़बर है, ये बड़ी ख़बर है, ठीक है ना, कि उसकी वजह देखें ये है, उसकी वजह ये है कि जंगबंदी नहीं हुई और बर्बरियत जारी है, सफाकियत जारी है, और ये अब इसके ऊपर वो नॉन बाइंडिंग और बाइंडिंग, चाइना ने और रशिया ने कहा कि बाइंडिंग है, अमेरिका ने कहा कि नॉन बाइंडिंग है। करारदाद मंजूर हो गई, हम एब्सटेन कर गए, लेकिन ये जो है ये नॉन बाइंडिंग है, यानी पाबंद नहीं है। अच्छा, फिर उसके साथ ही ये हुआ कि जो इसराइल का जो वफ्द, जो नेतन्याहू थोड़े से जज्बाती हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि मैं अपना वफ्द नहीं भेजूंगा। अब स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है, वाइट हाउस की तरफ से, कि हम दोबारा रीशेड्यूल करके उनको वापस बुलाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक अजीब सी बात है। ये एसोसिएटेड प्रेस ने जो ख़ास तौर पे लगाई है ना हेडलाइन इस पूरी मामलात की, 8th स्लाइड आप देखें, आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या खबर है। वो कि टॉक्स रिज्यूम, मुज़ाकरा शुरू हो गए ऑन ब्रिंगिंग इसराइली ऑफिशियल्स टू यूएस टू डिस्कस गजा ऑपरेशन, वाइट हाउसेस। ओ भाई, इसलिए मुज़ाकरात हो रहे हैं कि किसी तरह उनको मना के वापस लाओ। वो जो इन्होंने दौरा करना था, वो दौरा जिन्होंने 2 लोगों ने मुलतवी कर दिया था, नेतन्याहू ने कहा था नहीं जाएंगे। तो अब आप ये दोबारा देखें आप ज़रा। अच्छा, अब आप देखें इसको 8वीं स्लाइड। अच्छा, फिर आप देखें CNN, वाइट हाउस कन्फर्म्स कि नेतन्याहू मान गया है, नेतन्याहू के हाथ पैर जोड़े, मान गया है कि रीशेड्यूल करेगा डेलीगेशन को, रफा ऑपरेशन करना है, अभी रफा ऑपरेशन होना है, और वो मान गए नेतन्याहू। यानी आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये दुनिया किस तरफ चली गई है कि वो जो है न्यूयॉर्क टाइम्स 6th स्लाइड, US says कि इसराइल हैज़ एग्रीड टू ट्राई टू रीशेड्यूल द कैंसल ट्रिप। यानी एक तमाशा बना हुआ है कि नेतन्याहू जो हैं, यानी उधर जंगबंदी की करारदाद हुई, नेतन्याहू ने कहा कि मैं 2 लोगों को नहीं भेज रहा, अमेरिका ने कहा कि नहीं ये तो बाइंडिंग ही नहीं है, अपनी जगह जारी है,
और अब अमेरिका कह रहा है कि हमारी जो है नेतन्याहू को हमने मना लिया है कि वो 2 लोग ज़रूर भेजें यहाँ पे, और साथ ही उनके स्टेट डिपार्टमेंट की खातून रिज़ाइन कर गई हैं। अच्छा, उनको भेजे यहाँ पे, यानी अब आप देखें कि दुनिया 33,000 के करीब शहादतें होने जा रही हैं, और इसमें जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी हो गए हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, अरब ममालिक में ख़ास तौर पे, जो जॉर्डन, इजिप्ट, इधर इसराइल के लोगों ने कहा है कि अब ट्रैवल ना करें मुख्तलिफ़ मुल्कों में, और ये मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, ये ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि करारदाद जो है वो पहले तो इतना अरसा लगा उस करारदाद को बनाने में। आप देखें उसमें ईरान का रोल, आप उसमें देखें सऊदी अरेबिया का रोल, आप यूएई का रोल देखें, यूएई ने करारदाद सबसे पहले पेश की। अच्छा, फिर उसके बाद सारी जो एड है शुरू में ज़ख्मी, ये था कि जल्द ख़त्म हो जाएगा ये मामला, लेकिन ये मामला फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते अब ये मामला कहीं से कहीं जो है वो पहुंच रहा है। यानी किस रुख पे जाएगा ये मैं अब नहीं जानता बिल्कुल भी, क्योंकि वो करारदाद ही थी कि सीज़ फायर हो जाएगा, वो करारदाद तो साइड पे चली गई। अब तो ये हो रहा है कि वो नेतन्याहू दोबारा जाके वहाँ डिस्कस करेंगे, रफ़ा ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। यानी अब ये डिस्कस होगा कि रफ़ा ऑपरेशन, जिसके बारे में इजिप्ट की एक पूरी पोजीशनिंग मिस्र ने ली हुई थी कि रफ़ा जो है उस पर आपने ऑपरेशन नहीं करना, वो एक रेड लाइन है। वो कह रहे हैं हम तो करेंगे, और या ईद से पहले कर देंगे या ईद के बाद करेंगे, और हम तो करेंगे, हम तो यहाँ पे हर सूरत में। अच्छा, ये तो अब सारे मामला जो हैं ये जा रहे हैं ख़राबी की तरफ, लेकिन इसमें जो मामला, अच्छा ये भी एक बात चल रही है कि जी होस्टेज, अब ये है कि अरब मुल्कों को या बाकी मुल्कों को निकाल के अमेरिका और इसराइल क्यों नहीं आपस में बात कर लेते गज़ा के मुस्तकबिल के बारे में। मुझे ये बताएं, क्या ये मुमकिन है आज की दुनिया में? एक अजीब और गरीब किस्म की थ्योरी कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो, मैं इसको देख रहा था आज ये इनका प्रपोजल, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई कि इस पर कैसे, यानी फ़लस्तीनी एक ग्रुप जो अगर हमारे कोई साथ है तो उसको हम साथ ले लेते हैं, कोई 1-2 मुल्कों से कहते हैं वो साथ आ जाएं, और बाकी जो है वो हम बैठ के इसमें से हम निकाल ही देते हैं फ़लस्तीनियों को। ऐसे फ़लस्तीनी ढूंढते हैं जो गज़ा में इसराइल की हमायत करें। ऐसे फ़लस्तीनी कहीं मिलेंगे इस वक्त, या ऐसा कोई अरब मुल्क होगा जो गज़ा में जारी ऑपरेशन की इस वक्त या दुनिया में कहीं पर हमायत होगी? तो ये मामला अब एक तलखी की तरफ जा रहा है। अब इसमें से अचानक इवेंट्स होंगे, क्या इवेंट्स होंगे वो बस होता है ना, वाक़यात फिर जन्म लेते हैं, और वो उसमें किस रुख पे जाते हैं वो आपको नहीं पता होता, वो कहाँ जाते हैं, ठीक है ना, वो नहीं पता होता आपको। क्योंकि उसके साथ ही आज जो रशिया का जो उनका जो नेवल फ्लीट है, उन्होंने ऐलान किया है कि उनके बड़े जो जंगी बहरी जहाज़ हैं वो यहाँ बहर अहमर में आ रहे हैं, जहाँ पे ये हुतीज़। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत क्राउडेड है, बहुत इस वक्त ये जो है ना, ये रेड सी बहुत क्राउडेड भी है, बहुत ख़तरनाक भी हो चुका है। और ये हमारा ये जो बहर अरब है, ये बहर अरब के साथ है बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल हमने नाम इसके मुख्तलिफ रखे हुए हैं। ये सारे जो ये बहेरा है ना, बहेरा सी, तो सी एक ओशन में खुलता है जो कि इंडियन ओशन है, तो ये बहर अरब, ठीक है ना, बहर अहमर, ये छोटे छोटे जो है ना, ये सारे के सारे फिर इंडियन ओशन से, या ये सी फिर ओशन से मिल जाते हैं सारे, ठीक है ना। बीच में गल्फ़ है, बीच में वो मुख्तलिफ डेफिनेशन मैं नहीं जाना चाह रहा, मतलब है कि उसमें स्टेट्स हैं और ये सारा। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद है कि रशिया भी यहाँ आ रहा है अपने शिप्स को लेके, ठीक है, उसमें, और बड़े जंगी जहाज़ हैं उसके अब इतना, और वो इसलिए आ रहा है, उन्होंने वजह ये बयान हुई है, लोग ज़्यादा ये समझ रहे हैं कि चंद रोज़ पहले हुतीज़ ने कहा था कि हम चाइना और रशिया को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन ये है कि एक चाइना का जहाज़ हिट हुआ जो उनका कार्गो शिप था, और एक जो है वो रशिया का भी उसके करीब जाके मिसाइल गिरा, वाला रशिया भी यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब रशिया भी आ रहा है, चाइना तो मौजूद है पहले ही यहाँ पे, बेसिस चाइना ने सारी ली हुई हैं, जबूती वगैरह में मौजूद है, और ये अब रशिया यहाँ पे आ रहा है, और रशिया यहाँ पे आ रहा है, और रशिया के आने से अब ये नई पिक्चर यहाँ इमर्ज हो रही है। रशिया अपने बहरी जहाज़ लेके ये बहर अहमर में आ रहा है, और हुतीज़ के साथ उनकी बातचीत और बाकी मामलात और चाइना का वो सारा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरा जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये जो बाल्टीमोर में जो ब्रिज गिरा है ना, दाली करके नाम है जिसका, ये जो ब्रिज गिरा है और जिससे कार्गो शिप जा रहा था और जाके टकरा गया, और वो ब्रिज उसके नतीजे में पूरा पुल गिरा, और वो आ रहा है। अच्छा, ये इसने पूरी जो दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री है
ये वहाँ पे कोई लोकल कोई क्रूज़ नहीं था, इसने जो है वो सिंगापुर आना था। 27 दिन का सफ़र करते हुए तो ये वहाँ से क्रॉस कर रहा था, ये टकराया और उसके नतीजे में जो है ये सब गिर गया, ये पूरा का पूरा गिर गया। इसका सारा क्रू जो था वो इंडियन था और उन्होंने आवाज़ें लगाई मेडे मेडे करके, उनकी तारीफ़ भी हो रही है कि भाई उन्होंने वक्त के ऊपर ये अलर्ट किया, वरना शायद नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता। लेकिन सवालात बहुत सारे खड़े हो गए कि जितने ब्रिजेज़ हैं पूरी दुनिया में, ये पहले और भी वाक़यात हो रहे हैं, तो ये शिपिंग लेन्स पे जो ब्रिजेज़ बने हैं वो पुराने ज़माने के जहाज़, अब जहाज़ क्या उनके अंदर क्रॉस कर सकते हैं उन ब्रिजेज़ के नीचे। 6 लोग, अच्छा पूरी गाड़ियाँ गिर गई जो ब्रिज के ऊपर जा रही थी, ये जहाज़ अपने साथ पूरे पुल को लेके गया नीचे। अब गाड़ियाँ, लोग, उसमें लाशें निकाली जा रही हैं, कोई ट्रक गिर गए, ये अब देखें ना। और वो मतलब है कि मैंने आपसे कहा कि ये अब ये पूरी शिपिंग लेन्स दुनिया में हो रही हैं डिस्कस कि भाई ये उस जगह पे जो पुल है तो नीचे से जो जहाज़ जा रहा है, तो क्या ये इस इतना मतलब कोई सेफ्टी का मैकेनिज़्म है कि ये इतने इसके ऊपर कंटेनर्स रखे जाएंगे, 10,000 रखे जाएंगे, 6,000 रखे जाएंगे, क्योंकि जगह जगह वो प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं ना शिपिंग लेन्स पे। तो ये हो रहा है कि यार इस पर ज़्यादा कंटेनर रख दो, ज़्यादा डाल दो, ज़्यादा डाल दो। तो ज़्यादा अमेरिका जो है वो उसके कोई 98% जो उनके जो पोर्ट से जहाज़ हैं वो दूसरे मुल्कों के परचम लगे होते हैं उसमें। अमेरिका के सिर्फ 2% जहाज़ हैं जिनके ऊपर अमेरिका का अपना परचम होता है, जो कार्गो प्लेन्स। लेकिन ये तो उधर ही वाक़या हो गया। सवाल खड़े कर दिए इसने और बहुत सारे पेचीदा कि जहाँ जहाँ से जहाज़ निकल रहे हैं जिन बंदरगाहों पे, उनकी सेफ्टी कितनी है। ठीक है, मतलब है कि बांग्लादेश की पोर्ट्स हैं, ईरान की पोर्ट्स हैं, भारत की, पाकिस्तान की, ये पूरी जो मशरिक़ वस्ता के अंदर और मुल्कों में जो नेवी, तो ये कैसे हो गया कि भाई वो पूरा जहाज़ लेके बैठ गया, ये मामला। अच्छा, इसके साथ ही जो है दूसरी बात जो बड़ी लिंक्ड है, वो रशिया यहाँ पे आ गया, अपने जहाज़ लेकर आ गया। ये जंग फैल रही है क्योंकि अब तो बिल्कुल ही अजीब सी बात हो गई ना कि वो सीज़ फायर पे भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा जो मामला है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ही बहुत बड़ी एक लगता है कि एक जंग है, ठीक है, और शायद हम बिल्कुल बैठ के उस वक्त जो लोग सोच रहे होंगे पिछली सदी के आगाज़ में कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर उस मुल्क में भी, अच्छा उस मुल्क में भी, फिर बाद में उनको पता चला कि ये सब लिंक्ड है। इसी तरह से एक और महाज जो है वो हमारे मशरिक़ में खुल रहा है और खुल रहा है तेज़ी के साथ, ठीक है ना। यानी मशरिक़ में, यानी जो हमारी ईस्टर्न साइड है, ये तो वेस्टर्न साइड में तो ऑलरेडी है ना। ये आप नॉर्थ को ले लें, जिस तरह से भी आप कहें, तो ये ऊपर यूक्रेन वॉर एक ख़राब से ख़राब पोजीशन इख्तियार कर रही है और अमेरिका जो है वो अब ज़ाहिर है इस मरहले पे वो ये एक मामले से पीछे हट रहा है। इसका कोई हल नहीं उनको नज़र आ रहा प्रेसिडेंट बाइडेन को। और इसमें अब ट्रंप, मतलब है कि अब वो ये उलझ गया मामला। जब मामला उलझ जाए बहुत ज़्यादा तो और खूनी हो जाए, बहुत खूनी हो जाए, रुथलेस हो जाए, उसमें जो है वो मतलब हज़ारों की तादाद में बच्चे, हज़ारों की तादाद में लोग, अब वो एयर ड्रॉप हो रहा था खाना, वो जो अच्छे मैसेज आ रहे थे वो भी सारे ख़त्म हो गए, वो सारी बातचीत भी, उम्मीद भी, तो फिर मामला किसी और रुख पे चले जाते हैं। तो इस वक्त जो है वो मामला किसी और रुख पे जा रहा है, ये मामला किसी और रुख पे जा रहा है। मशरिक़ में एक हमारे ईस्टर्न साइड पे एक नया जो है वो तूफ़ान जन्म ले रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत बिजली चोरी के हवाले से भी इजलास हुआ है। देखिए, ये जो इजलास हुआ है ना जी, अब इसमें शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाने वालों को करारे वाकई सज़ा दी जाए। ठीक है, ऐसे अफसरान जो कि बिजली चोरी और इस हवाले से सहूलतकारी में मुलव्वस हैं उनको पकड़ा जाए। ट्रांसफार्मर्स पर स्मार्ट मीटर्स लगाने का मनसूबा फौरी तौर पर शुरू किया जाए। और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 462 में ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाई गई है। बिजली चोरी अब एक काबिल दस अंदाजी जुर्म है। अच्छा, अब ये इसको शुरू अगर ऊपर से करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बड़े मगरमच्छों पे पहले पकड़े। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, फिर उसके बाद ये होता है कि लोगों को अंदाज़ा होता है कि यार एक मिनट ठहर जाओ, ये देखो ना, ये लोग पकड़े गए हैं ना बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, तो उसके नतीजे में फिर जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ सहल हो जाएंगी। हमारे पास भी आएगा कोई ना कोई, या वो हम खुद ही काट देते हैं यार। देखो ना, ऊपर लोगों पे खौफ पैदा होता है, लेकिन अगर नीचे करब। अच्छा, इसी तरह से कल जो है वो तो अभी देखते हैं कि कितना इस पर अमल दरामद होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि रियासत मुतहम्मिल अब हो ही नहीं सकती कि मज़ीद ये अल्ले तल्ले करे।
फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि साथ ही कल जो एक इजलास है वो हो रहा है स्मगलिंग की रोकथाम और बाकी सारे मामलात के, वो कैसे, तो ये भी देख रहे हैं कि उसके ऊपर कैसे अमल दरामद होता है। और अमल दरामद मेरे ख्याल से ये वो बातें हैं जिनके ऊपर मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ें फोकस छोड़ के ना पॉलिटिकल इशूज से इनके ऊपर आज आ जाएं। आप आज देखें कि ये जो वाक़या है ये वाला जो आज मोहसिन नकवी साहब गए, उन्होंने दौरा किया है पेशावर का, तो वहाँ पे एक फिर दोबारा अच्छा मैसेज आया है कि जी सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो रियासत का लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है ये सूबाई भी है, लेकिन उसके साथ मुल्क, पूरा मुल्क का मसला है। मतलब ये तो नहीं है कि मतलब सारे मुल्क का ही, तो वहाँ पे वज़ीर दाखिला भी गए हैं, मोहसिन नकवी साहब, उनकी मुलाकात हुई है, बड़ा अच्छा मैसेज आया है। तो जहाँ सियासत है वहाँ सियासत है, और जहाँ पर सियासत नहीं है, मुल्क का मसला है, रियासत का मसला है, वहाँ पे रियासत का मसला है सबका। गरीब होगा तो वो चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो किसी जमात का भी ना हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो, तो उसकी ज़िंदगी तो हराम होगी। तो इस तरफ अगर तवज्जो जाती है तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है। और ये जो बाकी इश्यूज़ हैं वो इशू तो सियासत चलती रहेगी, लेकिन ये जो मैंने बात की ना कि मिडिल क्लास ही तहलील ना हो जाए, उससे पहले ये, और लोग इस पर मान जाएंगे जब वो देखेंगे ना कि सख्ती से अमल दरामद हो रहा है, सख्ती से अमल दरामद हो रहा है, तो वो करें, तो उसके बाद अब देखेंगे नतीजा सामने क्या आता है। सियासत साथ साथ उसमें देखते हैं क्राइसिस टू क्राइसिस जो डेवलप हो रहे हैं, उससे कैसे ये सिस्टम, ये हुकूमत कैसे निकलती है। अच्छा, जो मैं मशरक़ की तरफ बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो क्राइसिस जन्म ले रहा है वो ये है कि देखें, एक तो भारत का इलेक्शन एक उनका लंबा प्रोसेस है, वो शुरू हो रहा है 19 अप्रैल से, ये चलेगा लंबा प्रोसेस। उनका एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, एक सिस्टम है पूरे इलेक्शंस का, वो जाके 4 जून को उसका ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले जो है, एक तो अंदर पॉलिटिक्स हो रही है ना, उस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि मुल्क के अंदर के इनके इलेक्शंस जितना मुनासिब होगा, लेकिन जो रीजनल इश्यूज़ हैं ना, उसमें यह है कि एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग नाकाम हो गई। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मीटिंग का ना होना ज़्यादा मुनासिब होता है, बजाय इसके कि ये बात सामने आए कि मीटिंग हुई और नाकाम हो गई। मतलब ये मज़ीद एक ख़राब मैसेज आता है कि मीटिंग हुई, 29वां इजलास हुआ, और वो इजलास जो है वो फिर दोबारा जो है वो मतलब है कि वो नाकाम हो गया। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये जो है, ये हिंदुस्तान टाइम्स 14 इंडिया चाइना होल्ड फ्रेश राउंड ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स विद नो टेंजिबल ब्रेक थ्रू, ये हुआ है डिप्लोमेटिक लेवल पे, ये ध्यान में रखें। ये कोर कमांडर्स या फौज का नहीं हुआ, ये जो है इसमें हुआ है जो मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर, ये हुआ और ये फेल हो गया बीजिंग में। अच्छा, अब इशू ये है कि ये फेल हो गया, तो ये अब मामलात इस तरह से हो रहे हैं कि आज एक अजब दिन था कि इंडिया ने एक ही वक्त में उन्होंने चाइना की मजम्मत की, क्योंकि जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर इंडिया के, जो कि बड़े ज़बरदस्त वज़ीर ख़ारजा हैं, वैसे कमाल है, मतलब वो ये सारा जो हुआ है पिछले चंद सालों में, उन्होंने सफारतकारी में वो ज़बरदस्त हैं। अच्छा, तो ये कि वो जयशंकर जो हैं वो हैं मनीला में, फ़िलिपाइन, और फ़िलिपाइन में वो उनकी मुलाकात हुई है मार्कोस जूनियर से, जो हम जिक्र पहले कुछ दिन पहले भी कर चुके हैं, जो कि वाइट हाउस में इस वक्त बहुत, और वो वहाँ पे हैं, और वहाँ पर उनकी सदर जो है उनके वहाँ के प्रेसिडेंट बॉम्बोंग मार्कोस से भी मुलाकात हुई है, और उसके बाद जो है वो उनकी जो मुलाकात है वो वहाँ पे उनके वज़ीर ख़ारजा से भी हुई, और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, साउथ चाइना सी की जो पॉलिसी है हम आपके साथ हैं। अच्छा, अब ये है डायरेक्ट पंगा चाइना से। अच्छा, चाइना से पहले पंगा चल रहा है, और चाइना से 2 पंगे, एक तो पिछले 1 हफ्ते के पंगे ले लें ना आप चाइना के साथ जो हुए हैं, तो एक तो मनीला, ठीक है, दूसरा ये कि पहले वो अरुणाचल प्रदेश गए प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके ऊपर चाइना का रिएक्शन आया, फिर वो भूटान गए। अच्छा, ये जो 5 फिंगर्स हैं इनमें भूटान भी है, और ये भूटान वो जो मैं बहुत दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, दोकलाम और वो सारा जो उसकी जो स्ट्रेटेजिक हैसियत है भूटान की, भूटान जो है वो उसकी चाइना के साथ अभी तक मुकम्मल सफारती ताल्लुकात नहीं है चाइना के साथ, लेकिन डायलॉग चल रहा है। चाइना, ये तिब्बत, हम पूरी हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, तिब्बत के साथ जब हुआ था तो मतलब ये ब्रिटिश राज के अंदर ये सारा जो है लकीरें वगैरह खींची थी, इनको चाइना नहीं मानता कहीं बहुत, तो भूटान भी उसी जगह पे वाक़ है।
अब उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए तो इंडिया यहाँ से मोदी साहब गए, मोदी साहब ने जाके भूटान में अनाउंस कर दिया कि अगले 5 साल में हम इतने 1 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। अब भूटान इम्पॉर्टेंट हो गया है बहुत ज़्यादा, मनीला से ज़्यादा, फिलिपाइन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूटान इसलिए हो गया है कि हालिया दिनों में नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर है कि चाइना वहाँ पे मौजूद है, और श्रीलंका, ये जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं, जनूबी एशिया में कह रहा हूँ अमेरिकन डिक्शनरी के मुताबिक, तो जनूबी एशिया के ये जो ममालिक हैं, ये ममालिक जो हैं ये भारत के बहुत करीब थे, भारत के हाथ से निकल के अब रह गया है सिर्फ भूटान, और भूटान बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल भी प्लस माइनस सिचुएशन है, लेकिन भूटान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूटान को किसी, और मैंने आपसे वही बात की कि वो जो 5 फिंगर्स, वो जो चेयरमैन माओ की जो स्ट्रेटजी थी उसमें भूटान उनका हिस्सा है वो, और उनके बातचीत भी उनके साथ चल रही है। तो एक तो ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश ये गए। अच्छा, आज का दिन में क्यों कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है कि एक ही दिन में उन्होंने पहले तो कहा कि ये जो है वो हम मजम्मत करते हैं चाइना की, कि चाइना ने कहा है कि जी आप जो हैं ये साउथ चाइना सी से ज़रा परे परे ही रहें तो बेहतर है, इंडिया से कहा। और आपने कहा आपकी कोई यहाँ पे किसी की टू नाइव, जो उनका आया ग्लोबल टाइम्स में, उन्होंने ये 15 स्लाइड, इंडिया इज़ नाइव टू इंटरफियर इन साउथ चाइना सी इशू। साउथ चाइना में आके बहुत ही मतलब कोई, उन्होंने कहा कि कोई सिचुएशन अजीब सी है। अच्छा, और ये जो है ये अब यहाँ पे ऐसे बना सारा सिलसिला कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे, ठीक है, फिर भूटान, फिर उसके बाद जो है ये 2 दौर, और तीसरा फिलिपाइन। लेकिन और ये मैंने आपसे कहा ना, भूटान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भूटान, क्योंकि ये श्रीलंका और मालदीव और जो नेपाल के बाद ये बहुत अहमियत अख्तियार कर गई है। और बांग्लादेश में तो हसीना वाजिद है, लेकिन वो चाइना वहाँ पे ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के मफादात एक हो जाते हैं, अमेरिका अलग हो जाता है। लेकिन आज ही जो है वो 2 जगह पे 2 मुल्कों की उन्होंने मजम्मत की है इंडिया ने। एक तो उन्होंने चाइना की मजम्मत की है, दूसरा उन्होंने मजम्मत की है कि ये जो उनके अरविंद केजरीवाल, उनके जो नई दिल्ली के वज़ीर आला, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर अमेरिका ने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि भाई इनकी जो गिरफ्तारी है ये तो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, और ये वो सारा, उसके ऊपर जो है वो भारत की तरफ से जो है वो मजम्मत हुई है उनकी। तो चाइना की भी मजम्मत हुई है, चाइना की मजम्मत हुई है कि जी आप हमारे ये बायलेटरल मामलात में क्यों दखल अंदाज़ी कर रहे हैं, हमारा और फ़िलिपीन का मामला है, आपस में आप क्यों बीच में कर रहे हैं हमारा और उधर जो है वो उन्होंने मजम्मत की है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में क्यों, मतलब एक जगह बायलेटरल में क्यों और एक जगह इंटरनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो एक ही वक्त में उन्होंने चाइना को भी मजम्मत हुई है और उधर से अमेरिका की मजम्मत भी हुई है। लेकिन इशू ये है कि इसमें अब मैंने आपसे कहा ना कि इतनी एक अजीब सी सूरत हाल है कि यानी एक जयशंकर जो हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी सोच समझ के फिलिपाइन गए होंगे ना इस वक्त कि साउथ चाइना सी में वो जाके वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, फ़िक्र ना करें आप। और मार्कोस जो कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त, उनको ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, मतलब भूटान की तो समझ में आती है, लेकिन फिलिपाइन जाना जो है ना इस वक्त और कहना कि हम पॉलिसी ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये बात जो है बड़ी अजीब सी लगी। तो ये अब इसके ऊपर चाइना का क्या आगे से रिएक्शन होता है। साथ ही टॉक्स तो ख़राब हो गई, इन टॉक्स का ना होना, मैं बार बार कहता हूँ कि ना होना बेहतर होता है, बजाय इसके कि फिर ही मैसेज आए कि टॉक्स फेल हो गए, फिर ही मैसेज आए तो टॉक्स फेल हो गए, और फिर उसके नतीजे में कुछ हो, फिर उसके नतीजे में कुछ हो। तो ये एक यहाँ पर मामलात उलझे हुए हैं, यहाँ पर मामलात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका यहाँ उलझ गया, तो उसके नतीजे में वहाँ पर ठीक नहीं है हालात। और ये रशिया यहाँ पे आ गया है। रशिया जो है अभी तक वही बात कह रहे हैं कि कुछ लोग तो हमने पकड़े हैं दाइश के, लेकिन इनके पीछे जो है कोई और है, वो हम, अच्छा वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा। ये जो खून गिर रहा है यहाँ पे, खून बह रहा है, सीज़ फायर पे अमल दरामद भी नहीं हो रहा, तो उसके नतीजे में अरब मुल्कों में, यूरोप में, आगे पीछे दाएँ, फ़लस्तीन, ईरान, ये हिजबुल्लाह, ये फिर आगे अब क्या बात होगी, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा। तो ये एक, अच्छा चाइना और रशिया ने कह दिया बाइंडिंग है, अब जो बाइंडिंग है उन्होंने कह दिया, तो फिर वो बाइंडिंग के ऊपर अमल दरामद कैसे करवाते हैं, अब ये भी लोग देख रहे हैं कि भाई रशिया और चाइना क्या करते हैं इस मौके पे। तो ये अब एक इतनी ट्रिकी पोजीशन है कि, और इतने हालात अजब हैं पूरी दुनिया के, कि उसमें आप पलट के वापस जाएँ ना तो देखें कि पाकिस्तान की क्या हेडलाइन चल रही हैं, पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं। तो अचानक आप कहेंगे कि यार एक मिनट ठहर जाओ, दिस इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग, यहाँ पर क्या डिस्कस हो रहा है इस वक्त।
मतलब ये कोई इश्यूज़ हैं, ये जो है ना, ये तो बहुत बुनियादी बातें हैं कि बिजली चोरी को आपने, ये तो मुल्कों में होती ही नहीं है। अब हम उसके लिस्टें बना रहे हैं, हम उसके लोग कर रहे हैं, फिर सिफारिशें आ जाएंगी, फिर एक हुकूमत फैसला होगा, दूसरी आ जाएगी, फिर क्या, या ये कि एक साथ पकड़ना है आपने, क्योंकि अब रास्ता नहीं है कि IMF आपको लेकर आ गई है। ये भी IMF ने बड़ा एहसान किया है कि IMF भी आपको और बाकी ममालिक भी कि भाई ये सारे इकदाम करो और उसके बाद जो है वो आपको कर्ज मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि बिजली तो बढ़ा दी है, क्या बिजली चोरों पे वाकई जिनकी लिस्टें बन गई हैं, क्या वाकई इनकी बिजलियाँ कटेंगी, क्या इनसे वसूलियाँ होंगी या नहीं होंगी, ये एक सवाल है जी। क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप्स तो बैठे हुए हैं ना, इस सेटअप में बैठे हैं, हर सेटअप में बैठे होते हैं, हर सेटअप में बैठे होते हैं, वो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, तो वही जितवाते हैं, वही पैसा लगाते हैं, वही असेंबलियों तक पहुंचाते हैं, वो इधर से सूरजमुखी वो खामोश होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है ना, एलीट क्लास। तो क्या उन पे हाथ डाला जा सकेगा जी। या ये है कि नहीं हाथ डाला जा सकेगा, ये भी एक देखना है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।